नमस्कार, आप सभी का व्यू संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष परिचय और मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को आपके परिचय की जरूरत नहीं है। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश श्री घनश्याम शाही जी भाई साहब हैं। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है व्यू संवाद कार्यक्रम में। भाई साहब से आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो शोधार्थियों के विषय में करने जा रहे हैं। शोध एक देश के लिए, नवाचार के लिए और देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। भाई साहब, सबसे पहले तो एक आम व्यक्ति अगर शोध को समझना चाहे तो आप उसको कैसे परिभाषित करें? शोध समाज के लिए, आप ही ने कहा, समाज के लिए, देश के लिए, शैक्षिक संस्थान के लिए, खुद के लिए भी। तो जो चुनौती है समाज की या शैक्षिक परिसर में हम पाठ्यक्रम में हैं, जिस प्रोफेशन में हम जाना चाहते हैं, उसमें हमें किस विषय का शोध करना है या आवश्यकताएं समाज की क्या है, उस आवश्यकता के अनुरूप युगानुकूल, यानी वर्ल्ड वाइड भी देखें और नेशन वाइड भी देखें, तो जो आवश्यकता है उसके अनुसार अगर हम टॉपिक तय करते हैं कि समयानुकूल या युगानुकूल हमने रिसर्च टॉपिक लिया है क्या, हमारा शोध परक विषय है क्या, तो निश्चित रूप से वो शोध समाज उपयोगी होगा, राष्ट्र उपयोगी होगा और स्वयं के भी लिए भी उपयोगी होगा। भाई साहब, आपसे इसी क्रम में एक सवाल ये है कि शोध एक छोटे विषय पर होना चाहिए। वैसे तो ये शोधार्थी तय करता है, उसकी क्षमता तय करती है, लेकिन फिर भी एक समाज की दृष्टि से शोध हमारे एक छोटे एक्सपेक्ट के साथ होनी चाहिए कि एक ब्रॉड लेवल पे, आपके अनुसार? नहीं, ये इसको किसी खांचे में बांधना ये ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि कोई भी विषय छोटा बड़ा नहीं होता और कोई भी छोटे विषय की आवश्यकता है तो उस पे भी शोध की आवश्यकता है, बड़े विषय की आवश्यकता है। कि जो आईआर में पढ़ रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस समय भारत पाकिस्तान संबंधों पर विषय बहस चल रही है तो उस पर शोध की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा शोध हुआ है। या अभी कहूं कि बगल में ही नेपाल है तो वहां पे समाज कैसे परिवर्तन हो रहा है। कभी रोटी बेटी का संबंध नेपाल के साथ होता था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने आते थे, दोस्त बनते थे। वही वहां के राजनीति क्षेत्र में या वहां के ब्यूरोक्रेसी में जाते थे, न्यायिक सेवाओं में जाते थे। तो निश्चित रूप से हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन हैं वो मजबूत होते थे। लेकिन जब वो आज चीन जैसा देश इंटरवेन करता है, वो सब्सिडी देता है, स्कॉलरशिप देता है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को 2 ईयर आओ, हम आपको सब्सिडाइज कर रहे हैं, उसके लिए हम हॉस्टल फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको पढ़ाई मुफ्त देते हैं। तो हमें भी पॉलिसी में चेंज, हमें भी शोध करने की आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम परिवर्तनों के साथ चलते हैं, युगानुकूल परिवर्तन के साथ चलते हैं, तो समय के साथ हमारा शोध समाज उपयोगी होता है। भाई साहब, क्योंकि अधिकतर जोर दिया जाता है कि आजकल पीएचडी कंप्लीट करने पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि पीएचडी आपकी 3 साल में मिनिमम पीरियड में लोग कंप्लीट करना चाहते हैं। देखिए, और वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है शैक्षिक संस्थानों की कि शैक्षिक संस्थान कैसा और वहां का वातावरण कैसा। क्योंकि जब शैक्षिक संस्थान के साथ साथ छात्र, शिक्षक, शिक्षाविद, यानी पूरा इकोसिस्टम में अगर कभी कभी खामी आती है तो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं एक जिम्मेदार छात्र संगठन के नाते भी बोल सकता हूं कि हम क्यों ना एक किसी परिसर से ही शुरुआत करें कि चलो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से ये शुरुआत करते हैं कि यहाँ की शोध की गुणवत्ता, यहाँ के शोध समाज उपयोगी, कैंपस टू कम्युनिटी को डिलीवर करने का शोध, ये बुंदेलखंड के विकास के लिए शोध, इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से ये नेशनल इंटरनेशनल शोध कैसे जा सकते हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स में लिखने वाले शोधार्थी कैसे हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड साइंटिस्टों की सूची में व्यक्ति कैसे जा सकता है, और जो शोध हम कर रहे हैं वो शोध दुनिया के लिए भी शोध का विषय बने, उस तरफ हम कैसे जा सकते हैं। जी भाई साहब, इसी क्रम में कुछ बेसिक सवाल हैं जो भाई साहब से मैं क्रमबद्ध तरीके से पूछूंगा। भाई साहब, सबसे पहले अगर एक छात्र पीएचडी में जाना चाहता है तो वो कैसे एक विश्वविद्यालय का चुनाव करे? नहीं, वो तो देखिए, जो भी पढ़ाई करता है तो उसको मालूम है कि शैक्षिक संस्थान की रैंकिंग भी है, शैक्षिक संस्थान की रैंकिंग के साथ साथ परसेप्शन कैसा है,
मुझे लगता है कि हमने यूजी जहां से किया, पीजी किया या पीएचडी कहाँ करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं, उसके पैमाने भी हैं और प्रत्यक्ष भी हमें जानना है। क्योंकि हम ऐसे अबोध तो है नहीं कि जाके कुछ कोई चीज लेने ही वाले हैं। हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसको 4 बार पलट के देखते हैं। तो शोध जैसे महत्वपूर्ण विषय पे हम किसी के साथ शोध करना चाहते हैं, किसी शैक्षिक संस्थान में शोध करना चाहते हैं, तो हमें क्यूरियोसिटी के साथ, प्रश्नवाचकता के साथ थोड़ा समझते हुए, समझ बूझ के ही हम शोध में इनरोल होंगे। हम शोध में इनरोल होंगे तो निश्चित रूप से, और हमारा भी पैशन होना चाहिए कि हम ऐसा शोध करेंगे जो कभी ना हुआ हो। भाई साहब, इसी क्रम में दूसरा सवाल ये है कि जब लोग पीएचडी के लिए एक गाइड चुनते हैं, पीएचडी के लिए रिसर्च का जब क्षेत्र चुनते हैं, तो रिसर्च के क्षेत्र में भी उनका क्षेत्रवाद झलक जाता है कई बार। और कई बार गाइड को चुनने में भी जो आपने बात कही थी कि जाति नहीं देखनी चाहिए, शोध और जाति का कोई आपस में रिश्ता नहीं है, तो कई बार ये स्कॉलर कर देते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे इस बात? देखिए, शोध की दृष्टि से कई बार क्या होता है, समाज जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव, अनुभूतियों से भी शोध जुड़ता है। कि मैं बुंदेलखंड में हूं और वाटर क्राइसिस को देखता हूं, तो चलो वाटर क्राइसिस क्यों, उस विषय पे मेरा मन है कि, तो ये क्षेत्रवाद नहीं है। ये एक बुंदेलखंड जैसे एक बृहद क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की लालसा है, एक कमिटमेंट है। और उस कमिटमेंट के अंतर्गत वो बुंदेलखंड की समस्या के समाधान के लिए कि हमारा शोध जो लिखा जाएगा, थीसिस लिखी जाएगी, आने वाले समय के बुंदेलखंड की इस विभीषिका, इस चुनौती, इस महामारी की समाधान में दे पाऊंगा। कि कोई हमारे शोध को समझेगा, हमारे फील्ड वर्क को देखेगा, तो कहेगा कि निश्चित रूप से स्वाति ने, मैंग ने, ऋषभ ने, ऋतिक ने जो शोध किया है वो अच्छा है। भाई साहब, और जो रिसर्च स्कॉलर जाति से कई बार चले जाते हैं, शैक्षिक संस्थानों में आप पोडियम पे खड़े होके या सर पोडियम पे खड़े होके कोई क्लासरूम में बैठा है तो किसी से पूछता है कि बहन तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा वर्ग क्या है, तुम अगड़े हो कि पिछड़े हो। ये राजनीतिक दलों द्वारा डाला गया वायरस है। और उस वायरस के इंस्ट्रूमेंट के रूप में शैक्षिक संस्थानों में भी कुछ नहीं, कुछ देखो, कुछ तो ऐसे हैं कि जो उनके क्रिएटर के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो छात्र समुदाय से अपील है, छात्रों से अपील है कि शैक्षिक परिवार की कल्पना के साथ हम अगर जागरूक हो जाए तो निश्चित रूप से कोई जाति, वर्ग, भेद, भाषा और इन संकीर्णताओं से दूर होके नेशन फर्स्ट के साथ, और हमारा देश तो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, हमारा देश तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को मानता है, और ये पूर्व समय से नहीं मानता। आज G20 की प्रेसिडेंसी भारत देश को मिलती है तो वो बोलता है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक धरा, एक परिवार, एक भविष्य। और आज पाकिस्तान से भी युद्ध हो रहा है। अगर कोई जूम मीटिंग, गूगल मीट, इंटरनेशनल यूथ के साथ, पाकिस्तानी यूथ के साथ हो और भारत का छात्र कहे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो उसको डिनाई कर सकता है क्या? उस मत से मतभेद रख सकता है क्या? निश्चित रूप से नहीं रखेगा। क्योंकि जब हम सार्वजनिक मंच पे होते हैं तो हमें सच बोलना पड़ता है, और ये प्रैक्टिस सभी में आनी चाहिए। और ये शैक्षिक संस्थानों की भी जिम्मेदारी है, छात्रों की भी जिम्मेदारी है, और शिक्षा से जुड़े जो भी घटक हैं सभी की जिम्मेदारी है। और सब मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए, इस अच्छे प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ हो रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से इन समस्याओं से हम परे होकर नेशन बिल्डिंग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। भाई साहब, इसी क्रम में एक सवाल आपसे ये भी है कि व्यक्तिगत सवाल है कि अगर घनश्याम शाही जी को पीएचडी करने का अवसर मिलता तो घनश्याम शाही जी किस विषय को चुनते या किस क्षेत्र को चुनते पीएचडी करने के लिए? देखिए, हर व्यक्ति सोचता है या समाज जीवन की अनुभूतियां होती है, देखता है
कोई संत बनता है, कोई महात्मा बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई समाज सुधारक बनता है, तो मौका मिलता तो क्या होता? ये तो ऐसा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं है। पता नहीं मौका मिला कि नहीं मिला, मिलता तो क्या होता। जो मौका मिला है कि शिक्षा क्षेत्र में काम करना है, तो मेरा मानना है जो मौका मिला है उसको हैप्पी एंड मीनिंगफुल के साथ, आनंदमयता और सार्थकता के साथ उसको सार्थक बनाने के लिए हम प्रयास करें, तो निश्चित रूप से कि हम शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम मेडिविजन कर रहे हैं, एग्रीविजन कर रहे हैं, एसएफडी कर रहे हैं, एसएफएस कर रहे हैं, थिंक इंडिया कर रहे हैं, ओसी कर रहे हैं, ओवरसीज एबीपी कर रहे हैं, राष्ट्रीय कला मंच कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं, नीति कर रहे हैं, स्टूडोमेट्रिक्स कर रहे हैं, इंडिजीनियस कर रहे हैं, फार्मा विजन कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, ऋतुमती अभियान कर रहे हैं, खेलो भारत कर रहे हैं, मिशन साहसी कर रहे हैं, और शोध भी होलिस्टिक अप्रोच के साथ हो, भारत केंद्रित हो। क्योंकि जब हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से वो युगानुकूल भी होगा, वो समाज अनुकूल भी होगा, वो सोसाइटी के लिए भी होगा, और हम देश के काम भी आ पाएंगे। भाई साहब, तो अगर आपकी दृष्टि से देखा जाए तो भारत को अगर सामाजिक क्षेत्र से, केवल टेक्निकल विषयों पे हम नहीं जाते हैं, जो सामाजिक ह्यूमैनिटीज के सब विषय हैं, उनमें आपके अनुसार आज शोध के लिए क्या क्या विषय बच्चों के लिए सहायता या शोधार्थियों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? किन क्षेत्रों को जाके अपना शोध का एरिया अब सोच देखिए, सकते हैं? हम सभी विषयों के एक्सपर्ट हो सकते हैं कि हम कॉमर्स के बारे में भी बताएं, हम विज्ञान के भी बारे में बताएं, हम सोशल साइंसेज के भी बारे में बताएं, हम पॉलिटिकल साइंस में भी बता सकते हैं, समाजशास्त्र में भी बताएं। ऐसा मैं सब विषयों का एक्सपर्ट नहीं हूं और ना सुझाव देने की स्थिति में हूं। ये तो उनको खुद जो जिस विषय के पारंगत हैं उन्हीं को सोचना पड़ेगा, और पब्लिक डोमेन में या समाज में या शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें आवश्यकताएं क्या है, तो उसके तो वो शोधार्थी है, उनका आईक्यू इतना स्टैंडर्ड है कि वो समझते हैं, उसके जो एक्सपर्ट हैं उनके पास जाएं, अपने जो हेड हैं, जो अपनी फैकल्टी है उनके पास जाएं, दुनिया भर में उस विषयगत कौन कौन से शोध हो रहे हैं और हमारे देश की आवश्यकताएं क्या है, हमारे क्षेत्र की आवश्यकताएं क्या है, उसको थोड़ा उसको चिन्हित करें, उसको नोटिफाइड करें, उसको एडवांस प्लानिंग, डिटेल्स प्लानिंग के तहत अपने डायरी में लिखें, और 10 विषयों को लिखेंगे तो उनके सामने ही उनका टॉपिक भी आ जाएगा और किस विषय में शोध करना चाहिए उनको दृष्टि भी मिल जाएगी। भाई साहब, इसी क्रम में एक सवाल यह है कि शोध तो तमाम लोग करते हैं, लेकिन शोध एक समय के बाद उनकी लाइब्रेरी में धूल खाती है। इससे बचने के लिए शोधार्थियों को आप एक क्या सलाह या एक क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, आपने भी कई बार देखा होगा, बहुत सी लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो पूरे मैं निश्चित रूप से ऋतिक जी देखता हूँ, शैक्षिक संस्थानों में जाता हूँ, तो पूरे इकोसिस्टम को रिव्यू करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि छोटे यूनिट से, कि हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग में हम बैठते हैं तो उसी विभाग में एक रिसर्च गाइड के साथ अगर 6 रिसर्च स्कॉलर इनरोल्ड हैं तो आपस में भी बातचीत होना चाहिए कि वीकली हम पर्टिकुलर टॉपिक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैठेंगे, थोड़ा हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, हम कितना, हमारा काम हो चुका, आज की आवश्यकताएं क्या है, क्योंकि हम थोड़ा बैठेंगे, बातचीत करेंगे और हैप्पीनेस के साथ सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम समाधान की तरफ बढ़ पाएंगे। वो धूल फांकने वाला शोध नहीं होगा, वो समाज उपयोगी शोध होगा। भाई साहब, बुंदेलखंड में जो प्रवेश परीक्षा होती है पीएचडी की, तो यहाँ कुछ छात्र प्रवेश परीक्षा से भी आते हैं, जैसे कि मैं भी प्रवेश परीक्षा से आया, कुछ नेट भी होते हैं, कुछ जेआरएफ भी होते हैं। तो जब बच्चे आते हैं तो एक मोटिवेशन, जब वो देखते हैं कि सामने वाला जेआरएफ है, कोई नेट है, मैं तो शोध में आप इन शोध का जो नेट, जेआरएफ और सामान्यतः जो एंट्रेंस एग्जाम से छात्र आते हैं, इनमें भिन्नता आपस में एक मानसिक रूप में वो अपने बना लेते हैं कि भाई ये तो नेट है, ये जेआरएफ है। तो नेट जेआरएफ का आप कितना रोल समझते हैं इन सब चीजों में? नहीं, रोल तो है ही है कि वो नेशनल लेवल की परीक्षा को पास करके आए हैं तो निश्चित रूप से उसका भी रोल है, और विश्वविद्यालय में जब व्यवस्थापन रेट का है तो उसकी भी एक व्यवस्थापन है। शैक्षिक संस्थान का दायित्व होता है कि ये जो गैप या खाई जिसको बोलते हैं वो आ रही है तो उसका समाधान, जो टीचिंग मैथोलॉजी है
उसमें उसको संप्रेषित करने का वो एक शिक्षक का दायित्व है, एक संस्थान के प्रमुख का दायित्व है। और कैसे हम जो सुपर कॉम्प्लेक्स किसी के अंदर आ रहा है, या मैं श्रेष्ठ हूं और ये तो रेट वाले हैं, मैं तो जेआरएफ हूं, ये ऐसा नहीं है। हम कैसे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उस तरफ एक राइट डायरेक्शन में कैसे ले जाया जा सकता है, उसके बारे में शैक्षिक संस्थानों का दायित्व बड़ा होता है। जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है छात्रों का, संगठन से जुड़ के शोध को क्या दिशा में, आप अगर आपसे कहा जाए कि संगठन और शोध, मैं भी संगठन से जुड़ा हूं, मैं जानता हूं कि मंच पे बोलने का कई बार मौका मिला है, तो आज जो है कई बार जब पेपर प्रेजेंट करने जाता हूं तो हिचक निकल चुकी है मन से। तो और लोगों को आप भाई साहब अपने रूप से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और छात्र संगठन होने के नाते मोटिव भी रखा। 1949 में स्थापना हुई, ज्ञान, चरित्र, एकता का, कि कोई भी विद्यार्थी है तो पहला काम उसका पढ़ाई का है। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई का अहंकार बहुत ज्यादा होता है, तो वो ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर चरित्र का निर्माण होना चाहिए। चरित्र के निर्माण के लिए अलग अलग गतिविधियों से उसको जुड़ना होता है, और गतिविधियों से जुड़ता है तो उसको यूनाइट, एकता के बंधन में बंधना होता है कि नहीं, हम कॉमर्स में हैं तो हम सस्टेनेबल गोल को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इकोनॉमिक गोल को ही देखेंगे। तो हमें सारे गोल्स को अचीव करने, क्योंकि ह्यूमन जो मानव निर्माण है उस तरफ हमें बढ़ना है, तो हमें संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ना होगा। और उसी के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करता है। विद्यार्थी परिषद ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है शोध, होलिस्टिक अप्रोच के साथ शोध होना चाहिए, और शोध में टीचिंग मैथोलॉजी से लेके और जो भी टूल्स हैं उसका प्रशिक्षण कराना, कौन कौन विषयों के रिलेवेंट विषय हैं, किस पे आवश्यकताएं हैं, किस पे शोध करना चाहिए, टॉपिक के बारे में डिस्कशन, और सारे विषयों पे हम डिस्कशन करते हुए कि हम चलो स्टडी सर्किल करेंगे साप्ताहिक, और उस स्टडी सर्किल का नाम होगा रानी लक्ष्मीबाई स्टडी सर्किल। रिसर्च स्कॉलर बैठेंगे, कोई ह्यूमैनिटीज का होगा, कोई एग्रीकल्चर का होगा, कोई फाइन आर्ट्स का होगा, कोई कॉमर्स का होगा, कोई साइंस का होगा, टॉपिक अलग अलग होंगे, लेकिन रिसर्च स्कॉलर तो है, कोई रिसर्च फील्ड तो है। हो सकता है कि कॉमर्स वाले को साइंस वाले के किसी टीचिंग मेथोलॉजी और किसी टूल्स का लाभ मिले, एक साथ बैठते हैं तो हमें समाधान दिखता है। तो एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऐसे ही क्रिएटिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों को यूनाइट करना, और छात्रों के द्वारा ही न्यू इनोवेशन, न्यू आइडियाज के साथ दूसरे छात्रों को भी प्रेरणा यानी मेंटोर बनाना, कि वो अपने क्लासरूम में परिषद से जुड़ने के बाद, शोध आयाम के जुड़ने के बाद, उसकी थीसिस लिखने की स्टाइल, उसके क्लासरूम में उसके वाणी की का तेज, उसका आईक्यू लेवल वो बढ़ता है, निश्चित रूप से बढ़ता है। उसके लिए प्रेरणा देता है, उसके लिए प्रयास करता है। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय शोध आयाम से सभी रिसर्च स्कॉलर जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा नए नए प्रकार की गतिविधियां शुरू होंगी, तो शोध का स्तर निश्चित रूप से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पहले से ही अच्छा है, और अच्छा होगा, और अच्छा करने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। भाई साहब, लास्ट प्रश्न है, आगे फिर और सवाल होते रहेंगे, लेकिन आज का ये लास्ट प्रश्न है कि अगर शोध आयाम से, क्योंकि हम और आप तो जानते हैं, लेकिन जो हमें सुनेंगे, अगर शोध आयाम से जुड़ते हैं तो वर्ष भर में उन्हें किस किस तरह के कार्यक्रमों को अपॉर्चुनिटी मिलती है जाने की, और उससे उनको बहुत सारे लाभ होते हैं, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन आपसे भाई साहब ये। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट जुड़ेगा, स्टूडेंट के आइडियाज आएंगे, स्टूडेंट सोचेगा, स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म देने का काम परिषद करेगा। प्लेटफॉर्म कौन देता है? तो कार्यकर्ता देता है। कार्यकर्ता कौन होगा? तो वही जुड़ने वाला छात्र होगा। तो निश्चित रूप से जुड़ेंगे तो वो सोचेंगे तो वो परिपूर्ण भी होगा। तो मैं तो कहूंगा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला प्रत्येक शोधार्थी परिषद के शोधायाम से जुड़े, और नई नई गतिविधियों के माध्यम से देश के सभी विश्वविद्यालयों का पथ प्रदर्शक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बने।
ये हमारी शुभेच्छा होगी। भाई साहब के शब्दों से एक दो लाइन निकाली है, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। भाई साहब इसी के साथ इस इंटरव्यू को हम लोग धन्यवाद। यहीं पे समाप्त करते हैं।